ये 5वां दिन प्रशिक्षण का चल रहा है। इस प्रशिक्षण केंद्र पर आए हुए आप सभी लोगों का मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। सम्मानित साथियों, आज 5वां दिन है और गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर यहाँ पर काफी चर्चा हो चुकी है हमारे माननीय वैज्ञानिकों द्वारा, केवीके के सम्मानित वैज्ञानिकों द्वारा और डॉक्टर राधेश्याम सिंह जी जो आपके बीच में उपस्थित हैं, सेवानिवृत्त डिप्टी पीडी हैं। इन्होंने कृषि विभाग की 37 साल सेवा की है। प्राकृतिक खेती पर काफी चर्चा हो चुकी है। प्राकृतिक खेती क्यों आवश्यक है, प्राकृतिक खेती के कौन कौन से अवयव हैं, इन सब बातों पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन आज चर्चा इस बात पर भी होना चाहिए कि हमें प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्राकृतिक खेती की आवश्यकता हम सब लोगों को इसलिए पड़ी कि वर्तमान समय में हमारे किसान भाई जो खेती कर रहे हैं उसमें अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। ये हानिकारक कीटनाशक और उर्वरक हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और हमें बीमार कर रहा है। इस पर भी चर्चा हो चुकी है। हरित क्रांति के नाम पर हमने अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग किया, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया और अधिक उत्पादन के चक्कर में हमने भूमि से भी अधिक जल का दोहन किया, जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। आज हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई, हमारी फसलों की पैदावार घट गई और तो और हमारा वाटर लेवल नीचे चला गया। और अगर सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान हमारा हुआ है तो वह नुकसान हुआ है मानव के स्वास्थ्य पर। आज हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर हो चुकी है। आज हमारे अंदर एक छोटी सी छोटी बीमारी को सहने की क्षमता खत्म हो गई है। इनका एक ही कारण है, वो है रासायनिक खेती। आज हमको प्राकृतिक खेती को गले लगाने से पहले हमें रासायनिक खेती के दुष्परिणामों के बारे में जानना होगा। आज हरित क्रांति का गढ़ रहे पंजाब उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे है, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर जीरो है। आज वहां पर कैंसर के मरीजों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज पूरे भारत में 1000 लोगों में से 28 लोग कैंसर के मरीज मिल रहे हैं, जबकि पंजाब में 1000 लोगों में से 58 लोग कैंसर के मरीज मिल रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। केरल का एक जनपद है कासरगोड़, और कासरगोड़ का एक गांव का नाम है पडरे। वहां के किसान काजू की खेती करते हैं। वहां पर 4700 एकड़ काजू की खेती करते हैं। और जिस तरह से कपास की फसल पर कीड़े अधिक लगते हैं, उसी तरह से काजू में भी कीड़े अधिक लगते हैं। तो वो किसान साथ मिलकर एक हेलीकॉप्टर लाते हैं और उस हेलीकॉप्टर में एक कीटनाशक भरते हैं, इंडोसल्फान। लेकिन इंडोसल्फान पर तो अब पाबंदी लग चुकी है। उस इंडोसल्फान को भरकर
उस काजू के बागानों पर उसका छिड़काव करते थे। उस इंडोसल्फान का 2% तो उस काजू के कीड़ों को मारने में खर्च होता था, जबकि 98% वहां के तालाबों में मिल जाता था और वहां के लोग उस तालाब के पानी को पीते थे। तो इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि पडरे गांव में 20 साल से कोई भी नई संतान पैदा नहीं हुई है। जब जांच की गई तो पाया गया कि वहां के लोगों के शरीर में कीटनाशक प्रवेश कर गया, जिसके कारण पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या बनना बंद हो गई और महिलाओं में अंडाणु की संख्या बनना बंद हो गई। कितना बड़ा दुष्परिणाम है रासायनिक खेती का, ये कासरगोड में देखने को मिलता है। इसके दुष्परिणाम बहुत हैं, लेकिन मैं चर्चा को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में डॉक्टर शोभित सिंह जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कार्यालय उप निदेशक भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में एक और हस्ती डॉक्टर दुरेंद्र सिंह जी, प्रभारी क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला आगरा, उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और वो आज आप लोगों के बीच में सखियों द्वारा मृदा नमूना एकत्रीकरण कैसे करें और मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐप की जानकारी आपको देंगे। मैं उनसे बहुत ही सम्मान के साथ माइक पर आमंत्रित करता हूं कि वो आज इस प्रशिक्षण में हमारे सखियों से और हमारे रिसोर्स पर्सन से वार्ता करें। आप लोग जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हाँ यहाँ 30 है, 30 का 30 है। मंच पर आसीन SMS साहब, हमारे कृषक बंधु, कार्यालय के सभी कर्मचारी और सखियों, मेरा आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मैं डॉक्टर बजराज सिंह, क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला आगरा मंडल आगरा प्रभारी, आप लोगों के लिए एक कुछ जानकारियाँ अपने विभाग की तरफ से लेके आया हूँ। मुझे आज पहली बार यहाँ पर आने का मौका मिला है। तो मैं यहाँ इस जिले में मंडल पर 2 साल से कार्यरत हूँ। आज हमारे AD साहब का फ़ोन आया, AD साहब का फ़ोन आया कि आपको जाना है वहाँ ट्रेनिंग के लिए, उनको अवगत कराना है। 5 दिन का प्रोग्राम है वहाँ। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। तो अभी वो भी आ रहे होंगे रास्ते में। उससे पहले मैं आपको कुछ कार्यालय के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ क्षेत्रीय भूमि प्रयोगशाला का जो कार्यालय है, 30 से 31 कर दीजिए ना। आगरा, मथुरा, मेरठ, फिरोजाबाद। मृदा में सैंपल लेने का तरीका, एनालिसिस और कार्ड को तैयार करना और कार्ड को किसानों तक पहुंचाना, ये पूरा प्रोसेस है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। जिसमें पहला टॉपिक मैं आप लोगों के साथ लेता हूं कि हम मृदा का एकत्रीकरण, सैंपल कलेक्शन कैसे करें। तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है जो अब ऐप के माध्यम से भी है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहले सिंपल प्रोसीजर समझाता हूँ आपको कि मतलब हम खेत में से नमूना ले रहे हैं बस और नमूना किस तरीके से लिया जाए और उसका एनालिसिस सही कैसे हो, वो तरीका आप लोगों को पता रहना चाहिए। विशेषकर सखियों के लिए हम लोगों के लिए बोला गया है, तो पहली ट्रेनिंग हमने दी थी KCC, एक वो था यहाँ आगरा में एक रवि गोष्ठी हुई थी, उसमें KNCC हॉल में, वहाँ एक गोष्ठी दी थी। इसके बाद दूसरा ये ट्रेनिंग है। तो इसमें पहले तरीका ये है कि आप खेत में जाएं तो वहाँ ये देखें कि हमारा जिस खेत का चयन करना है वो खेत की कंडीशन कैसी है। वो खेत सबसे पहले तो समतल होना चाहिए, वो उसमें कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए
और ऐसी जगह से सैंपल लें जहां बिल्कुल खेत एक तार हो, मतलब 1 हेक्टेयर का या 1 एकड़ का क्षेत्रफल ऐसा होना चाहिए जो लेवल हो। अगर वो खेत लेवल नहीं है तो उसमें से उस भाग को हटा दें जो लेवल नहीं है, और जो लेवल है उसी का ही सैंपल है। एक जगह से 8 से 10 सैंपल आपको लेना है, मतलब एक खेत से 1 एकड़ क्षेत्रफल से आपको 8 से 10 जगह से सैंपल लेना है। सैंपल लेने का तरीका ये है कि आपके साथ में खुरपी, फावड़ा, अगर, स्पैचुला और हैंड ग्लव्स साथ होना चाहिए, विशेषकर सखी लोग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये साइंटिफिक तरीका है जो बता रहा हूं मैं आपको, कि हाथों में किसी की एलर्जी है और आजकल पेस्टिसाइड और खाद का प्रयोग बहुत हो रहा है खेतों में, तो उसे एलर्जी से आपको स्किन डिजीज भी हो सकता है। उसके परिणाम अभी नहीं आते, वो लेटर में आते हैं, कुछ दिनों बाद आते हैं। तो हमको ग्लव्स पहन के आराम से उसका सैंपल लेना है। सैंपल लेने का तरीके में आपको सामान मैंने बता दिया। इसके बाद में ऐप की भी साथ साथ में जानकारी दे देता हूँ कि ऐप का एक सिस्टम इसमें आया है, सॉइल हेल्थ कार्ड ऐप। ये जो सभी है ये ले चुके हैं कि पहला ट्रेनिंग है। तो पहले तो सिंपल बताते हैं आपको, जो है 6-4-6 ये सूत्र है, मृदा एकत्रीकरण का सूत्र है 6-4-6। 6 इंच लंबा, 4 इंच चौड़ा और 6 इंच गहरा गड्ढा आपको खेत में करना है। करना कैसे है, ये हमारी पुरानी पद्धति अभी तक चली आ रही है, वही सैंपल लेने का तरीका सबसे बढ़िया है। वैसे हम लोगों को ट्रेनिंग अभी लखनऊ में दिया गया, CSIR में दिया गया ट्रेनिंग, तो उसमें ये भी बताया गया कि आप अगर से भी ले सकते हैं। आप एक राउंड के आकार का एक पाइप बना लीजिए 4 इंच चौड़ा करीब करीब, उससे भी आप गड्ढा ले सकते हैं। लेकिन नहीं, पुरानी पद्धति का जो सिस्टम है कि V आकार का आपको खेत में आंचा तैयार करना है। ऊपर से जमीन की कम से कम 1-2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर की आप परत को हटा दें, जमीन से साफ कर दें बिल्कुल। उस पर आपके पत्ते भी हो सकते हैं, सूखी डंडियां भी हो सकती हैं, कंकड़ भी हो सकते हैं, पत्थर भी हो सकते हैं और खाद भी बड़ी हो सकती है ऊपर। उसको साफ कर दीजिए और खेत में एक इधर से स्लाइस और एक इधर से स्लाइस V आकार का आपको काटना है। इधर से एक फावड़ा मारा है और एक इधर से फावड़ा मारा है, तो V आकार का बन जाएगा यूं। तो 6 इंच लंबा, ठीक है, 6 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा। जो फावड़े का साइज या खुरपी का साइज हो 4 इंच का होना है और 6 इंच गहरा। सूत्र याद रहेगा ना, 6-4-6, ये भूलना नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप गड्ढा कीजिए। इसके बाद में जो मिट्टी V आकार के बीच में से आई है उसको निकाल के आप बाहर कर दें खेत से, उसका कोई काम नहीं है। जो गड्ढा किया जिसमें जो मिट्टी थी उसको निकाल के बाहर कर दिया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जो हमने V आकार का गड्ढा किया था उसमें 1.5 से 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर जाता है। आपको जो आपकी ब्रेड होती है, डबल रोटी से बोलते हैं ब्रेड, जो खाते हैं हम लोग, उसके आकार की पतली परत के रूप में आपको स्लाइस के आकार में मिट्टी को काटना है, जो दीवारें हैं उसकी, जो है समझ गए ना। इतना मोटा स्लाइस काट दीजिए इधर से भी और इधर से भी, और उसको इकट्ठा करके आप एक छाया में पेड़ के नीचे कपड़े पर, टाट के बोरे पर या पॉलीथिन पे आप उसको बिछा लीजिए। ये सारी प्रक्रिया आपको खेत में ही करनी है। प्रयोगशाला का अभी काम बताया नहीं हमें, अभी आपको खेत का कार्यक्रम बता रहे हैं। खेत में पेड़ के नीचे आराम से आप उसको इकट्ठा कीजिए। सैंपल कम से कम जो है 5 से 6 किलो मिट्टी का आपको इकट्ठा करना है। 7 से 8 जगह हो, उसमें से 5 से 6 किलो करीब, और उसे इकट्ठा करके आप उसको थाली नुमा फैला लीजिए। फैलाने के बाद में उसमें प्लस का निशान लगाइए, हाथ से ही लगा लीजिए। उसमें ग्लव्स दे रखे हैं आपको, ग्लव्स पहन के प्लस का निशान लगाइए। आमने सामने दोनों के भागों को हटा दीजिए और जो बचे हुए आमने सामने के उनको ले लीजिए। फिर थाली के आकार में आप जो उसको फैलाएं और उसमें से फिर प्लस का निशान लगाएं। आमने सामने के दोनों भागों को हटा दीजिए, आमने सामने के दोनों ले लीजिए। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि सैंपल का साइज आधी किलो ना हो जाए।
किसी को कोई चीज बीच में पूछनी हो तो वार्ता खत्म होने के बाद पूछ सकते हैं। तो आधी किलो सैंपल आपका इकट्ठा हो गया। अब उस सैंपल को आप पॉलीथीन बैग में या विभाग द्वारा दी गई थैली में उसको रख लें। उसके बाद उसको QR कोड, अब QR कोड दिया जा रहा है, विशेषकर महिलाओं को नहीं पता है, इसे ध्यान रखें। QR कोड दिया जा रहा है, QR कोड भी मैं ही जनरेट करता हूँ यहाँ से जो है। तो उस QR कोड को आपको उसको चिपका देना है। उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ होता है, उस स्टिकर को हटाया और उसको चिपका दिया। चिपकाने के बाद उस थैली पर या तो आप उसमें अंदर पर्ची डाल दीजिए या उस थैली के ऊपर लिख दीजिए। आपको मार्कर दिया जाएगा, मार्कर से आप लिख सकते हैं। आप अपना नाम, पिताजी का नाम या वाइफ का नाम या पति का नाम, किसी का भी नाम लिखें, कृषक संख्या लिखें, उसमें जो है QR कोड का नंबर लिखें, जिले का नाम, तहसील का नाम, ब्लॉक का नाम, गांव का नाम और LGD कोड। हर गांव का सरकार ने LGD कोड बना रखा है, उस कोड को उस पर जरूर डालें, जिससे उस खेत के नमूने का पता लगे, किस गांव का नमूना है, किस जगह का नमूना है, किस खसरा का है, किस खतौनी का है, वो भी डालें उस पर। और उसको जो है तैयार है आपको जो है प्रयोगशाला में जाने के लिए। ये QR कोड का सिस्टम जो बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है, ये बहुत सारा लोगों को नहीं पता ये चीज़, कि हम तो सिंपल अपना नाम लिख देते थे इसके ऊपर और जमा कर जाते थे। नहीं, अब सरकार का ये कहना है, अपने विभाग का ये कहना है कि QR कोड एक यूनिक कोड है। वो जो QR कोड दिया जा रहा है, उस QR कोड के अलावा कोई दूसरा कोड उस पर चस्पा नहीं हो सकता है, स्कैन नहीं हो सकता है। एक बार एक QR कोड उस पर लग गया तो वो स्कैन होगा, उसके बाद दूसरा कोड अगर कोई लगाना चाहेगा तो वो चलेगा नहीं। एक कोड एक खेत के लिए। वो QR कोड आगे की योजना है, उसमें जो आ रहा है वो क्या है कि सैंपल जो हमारी लैब में आएगा तो उस QR कोड को हम स्कैन करेंगे, उससे पूरा खेत का डाटा ऑटोमेटिक कंप्यूटर में फीड हो जाएगा। अभी वो योजना अभी आगे का प्रोसीजर अभी नहीं आया है। तो वो लेके हमारी लैब में आपको उस नमूने को जो हमारे TAC, BDM, ATM और अपने तकनीकी सहायक हैं वो लेके आते हैं, वो जमा करते हैं उसको। तो ये तो हमारा कलेक्शन का कार्यक्रम रहा कि हम कैसे नमूना एकत्रित करते हैं। अब हम बताते हैं आपको ऐप के बारे में जानकारी।